Hello and welcome friends. I am Anup Upadhyay and you are watching the channel of Shukla Classes. Friends, last lecture जो हमारा था लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, और उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 7 में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आप लोगों के लिए जो बोर्ड में आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स में अक्सर पूछे ही जाते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर। तो और बात है लेक्चर नंबर 6 की, तो उस लेक्चर को मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन प्रोवाइडेड है कि ये है आपके पास 3 सिस्टम का चार्ज है, आपके पास 3 चार्जेस हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक चार्ज है 2 कूलम 2 माइक्रो कूलम ए पॉइंट पर, और दूसरा चार्ज है बच्चों ओ पॉइंट पर 4 माइक्रो कूलम, और तीसरा चार्ज है सी पॉइंट पर 6 माइक्रो कूलम। तीनों ही चार्जेस आपके प्लस के हैं, और आप लोगों से ये पूछा है, सपोज करिए आपके पास कंडीशन बनी हुई है और पूछा ये गया है आपसे कि कैलकुलेट द नेट फोर्स। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन +4 माइक्रो कूलम चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट कि अब आपको बताना है कि जो 4 माइक्रो कूलम वाला चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो हम से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मुझे ये बताइए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोगों से सिर्फ इतना कहता है कि अगर आपको किसी चार्ज पे नेट फोर्स निकालना हो तो आपको सबसे पहले, और नेट फोर्स निकालना है नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, तो आपको क्या करना है, एक एक करके उस चार्ज पे एक एक करके जो चार्ज फोर्स लगा रहे हैं फोर्स कैलकुलेट करिए, और बाकी जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको फिर वेक्टर सम कर दीजिए सभी का। पहले इस चार्ज पे इसकी वजह से फोर्स निकालिए, ओके, इसे भूल जाइए। फिर इस वाले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालिए, फिर दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो मुझे आप जल्दी से बताइए नाउ फोर्स, हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 4 माइक्रो कूलम, ओके, ड्यू टू चार्ज 2 माइक्रो कूलम। 4 माइक्रो कूलम वाले चार्ज पर 2 माइक्रो कूलम वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा उसको निकाल लेते हैं। सो फोर्स ऑन चार्ज O, समझ रहे हैं, ड्यू टू चार्ज A, फोर्स ऑन O ड्यू टू A क्या होगा, इसकी वैल्यू जरा बताइए, सोचिए कूलम्ब्स लॉ वाले फॉर्मूले से। बिल्कुल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं K लिख देता हूं, और मैंने मान लिया है सारे चार्जेस एयर में हैं। Q1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻⁶, और Q2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 माइक्रो कूलम, 4 × 10⁻⁻6 अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या प्रोवाइडेड है, तो सिंपली डिस्टेंस है 6 मीटर। सो 6 मीटर मतलब 6 × 6। ओके, ये बात आती है यहां पर। अच्छा, डायरेक्शन बताइए। तो मैं डायरेक्शन के लिए आपको पहले ट्रिक बताई थी। क्या बताया था, इसको ट्रिक नहीं, एक सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं क्या, कि आप इस पे तो नेट फोर्स निकाल रहे हो, है ना, जिस पर आप फोर्स निकाल रहे होते हैं उसको मूविंग मान लो, उसको मूविंग मान लो, और बाकी सबको रेस्ट में मान लो। तो सोचिए ये वाले चार्ज का फोर्स निकाल रहे हो, तो ये वाला चार्ज प्लस का है और ये वाला चार्ज भी प्लस का है, तो ये वाला चार्ज इस प्लस की चार्ज की वजह से इसकी तरफ आएगा, इससे दूर भागेगा। तो जाहिर सी बात है प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये वाला चार्ज इसकी वजह से ऐसे दूर भागेगा। तो ये ऐसा, ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी फोर्स ऑन O ड्यू टू A की। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ये डायरेक्शन हो गई, ये वाला चार्ज ऐसे चलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, A से O या O से A, तो जाहिर सी बात है ये होगा A से O, और इसे लिखेंगे आप लोग अलोंग AO और न्यूटन। ओके, इसे सॉल्व कर लीजिए सिंपली। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास K, और ये सॉल्व करें इसे तो आपको 2 3 6 और 2 3 6 एंड 2 2 4। तो क्या रिजल्ट मिला आपको, ये आपको मिलेगा K और 2/9 इंटू 10⁻⁻12। -6 एंड -6 कितना हुआ, -12 अलोंग AO न्यूटन। ओके, ये आपके पास आया फोर्स ऑन O ड्यू टू A। ये पहली कंडीशन आ गई। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ये हमने सिंपली बता दिया। अब फिर
बच्चों यहाँ पे व्हाट इज K? K is 1/4 pi epsilon naught इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ हमने ये निकाल लिया फोर्स इस वाले चार्ज पर, इसकी वजह से। अब हम लोग फोर्स निकालने वाले हैं इस वाले चार्ज पर, 4 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर, इस C वाले चार्ज पर, C वाले चार्ज की वजह से, जो कि है 6 माइक्रोकूलम का। तो अब करते हैं इसके लिए। नाउ सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों, फोर्स ऑन O ड्यू टू C, फोर्स ऑन चार्ज O ड्यू टू चार्ज C। बताइए जल्दी से इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? तो सिंपली होगा K Q1 की वैल्यू क्या है? 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम का मतलब 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम, है ना? क्योंकि बच्चों एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁻⁶ कूलम होते हैं। ओके, तो ये हुआ Q1 इंटू Q2 अपॉन R², 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। 4 2 8, ओके, और 2 3 6। तो मुझे यहां से क्या रिजल्ट मिल गया? तो मुझे यहां से रिजल्ट मिला, वो मिला फोर्स ऑन O ड्यू टू C, वो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आएगा K इंटू 3/8 इंटू 10⁻⁻12। बच्चों इसकी डायरेक्शन तो बताइए, क्या होगी इसकी डायरेक्शन? तो सोचिए, O वाला चार्ज, जब ये वाला चार्ज, C वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो O वाला चार्ज किधर जाएगा? सोचिए। तो बिल्कुल ये ऐसा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये क्या, ये किसकी डायरेक्शन आई? ये आई फोर्स ऑन O ड्यू टू C। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिंपली डायरेक्शन आ गई। तो इस डायरेक्शन को आप क्या लिखोगे? तो हम सिंपली इस डायरेक्शन को लिख देंगे C से O की तरफ, अलोंग CO, अलोंग C से O की तरफ, यहां भी लिख देता हूं मैं, अलोंग CO, न्यूटन। ओके, न्यूटन। अब हमारे पास ये है फोर्स नंबर 1 और ये आ गया फोर्स नंबर 2। एक बार और चेक कर लेता हूं रिजल्ट को। 4 2 8 और 2 3 6, तो सिंपली ये 3/8 है। हमारे पास ये दोनों रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमने एक काम तो कर लिया, हमने इस चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लिया और हमने इस चार्ज की वजह से भी फोर्स निकाल लिया। हमारा आखिरी काम ये है कि इन दोनों फोर्सेस को हमको करना है सिंपली वेक्टर सम। तो वेक्टर सम के लिए मैंने आपको पहले रिजल्ट, जब मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए आपको लेक्चर दिया था, वहां पे मैंने वेक्टर सम करने का, फोर्स को वेक्टर सम करने का फॉर्मूला बताया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है लेक्चर को, तो आप उस लेक्चर को देखिए ताकि ये और आसानी से समझ में आ सके, और मैं उस लेक्चर का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बताना चाहूंगा, तो आप लोगों ने पहले यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम लोगों ने दोनों फोर्सेस निकाल लिए हैं। अब हम जो है आखिरी स्टेप पे पढ़ने वाले हैं दोनों का वेक्टर सम करने वाले हैं बच्चों। ना F नेट फोर्स, बच्चों इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? F नेट के लिए √ F नेट फोर्स निकालने के लिए वैल्यू निकालनी है मुझे। तो FOA पहले वाले फोर्स का स्क्वायर करिए प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर करिए बच्चों, दूसरा वाला फोर्स FOC इसका स्क्वायर करिए प्लस 2 टाइम्स FOA इंटू FOC मल्टीप्लाई cos थीटा। ये है फॉर्मूला। पहले वाले फोर्स का स्क्वायर करो, फिर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर करो, फिर प्लस 2 इंटू F पहला वाला फोर्स इंटू दूसरा वाला फोर्स इंटू cos थीटा। ये cos थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस। अब ध्यान से देखिए इस तरफ, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है? तो आप कहेंगे सिंपली इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो यहां पे मैं थीटा की जगह कितना लगाऊंगा? 90, cos 90 लगाना पड़ेगा मुझे। सो नाउ F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, वो बचेगी √ FOA स्क्वायर प्लस FOC स्क्वायर। ओके, और बच्चों देखिए cos 90 जब आप लगाओगे तो cos 90 कितना होता है? बिकॉज cos 90 इज 0। अब क्योंकि cos 90 0 होता है तो आप ये 0 करोगे तो पूरा टर्म यहां से यहां तक वाला हिस्सा क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसे यहाँ पे लिखा ही नहीं है, मैं इसे यहाँ पे जीरो लिख दूंगा, प्लस जीरो। ओके, अब हमको क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यू यहां लगानी है और इसकी वैल्यू यहां लगानी है और उसको सॉल्व कर देना है बस। k इंटू 2/9 इंटू 10⁻⁻12 और दूसरा है हमारे पास k इंटू 3/8 10⁻⁻12। ये दोनों फोर्सेस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। अब मैं इसको, इन दोनों फोर्सेस को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, तो देखिए FOA की वैल्यू ये आ गई आपके सामने, ओके, और FOC की वैल्यू ये थी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं बच्चों FOA की वैल्यू यहां पुट करनी है मुझे और इस तरीके से FOC की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है और मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा। अब जरा पहले इन दोनों वैल्यूज को पुट करने से पहले मुझे इन्हें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा और इसे भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा इसमें कि आप k की वैल्यू को पुट करो, k की वैल्यू पुट करने के बाद आपका क्या आंसर आता है वो चीज, फिर इसी तरीके से k की वैल्यू यहां पुट करो और पूरा FOC की वैल्यू क्या आती है उसे सॉल्व करिए। मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बच्चों, सो FOA की जो वैल्यू आएगी आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये आंसर आ रहा है। FOA की वैल्यू अगर आप k की वैल्यू पुट करते हो 9 × 10⁻⁹ तो जो रिजल्ट आएगा पूरा वो रिजल्ट आएगा बच्चों आपके पास 2 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, जब आप k की वैल्यू पुट करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। फिर आप लोग इसी तरीके से FOC के लिए काम करोगे। FOC को जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो अब जब आप k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट करोगे और सॉल्व करोगे पूरा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 27/8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो 27/8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई k की वैल्यू पुट करने के बाद। अब मुझे ये वैल्यू यहां लगानी है और ये वैल्यू यहां लगानी है और मेरा आंसर मेरे पास आ जाएगा। ओके, देयरफॉर f नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी √2 × 10⁻³ स्क्वायर प्लस 27/8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये तो होगा। अब देखिए ध्यान से, √4 × 10⁻⁹ 3 3 9, ओके, 3 2 6, सॉरी यहां पे। ओके, उसके बाद क्योंकि अगर ये देखिए अगर मल्टीप्लाई में होता तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस 27/8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। ओके, अब आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आपके पास क्या आता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों। ये मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क के जरिए छोड़ करके जा रहा हूं, प्लीज मुझे आप लोग इसका आंसर बताइएगा सॉल्व करके किसका आंसर क्या आएगा। एक मिनट में इसकी डायरेक्शन और जान लीजिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, तो आप लोगों को डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप इसके पैरेलल लाइन खींचिए और इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, तो ये ऐसा। ओके, ये डायरेक्शन। अगर आपको इसकी डायरेक्शन शो करनी हो तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन ये होगी, पैरेललोग्राम लॉ से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। और ये है एफ नेट की डायरेक्शन, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है एफ नेट की डायरेक्शन। ओके, ये एफ नेट की डायरेक्शन होती है। इसको क्या लिखेंगे आप, इस डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूं, इसे मैं बोल देता हूं O, ये P और ये Q। तो अलोंग OQ, देखिए फिगर में जो OQ है आपको पेपर में बना देंगे। अगर आप O की डायरेक्शन को बना देंगे तो आपको इस तरीके से कंडीशन मिल जाएगी, OQ की डायरेक्शन आपकी इस फोर्स की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा इसकी वैल्यू क्या है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के साथ। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में और हमारे प्री बोर्ड में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास ए साइड और ए साइड वाला एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सिस्टम है। ओके, और हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे -q, यहाँ पे भी -q है और यहाँ पर भी -q है। ओके, इस सिस्टम को मैं कुछ ऐसे समझ सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये एक
तीन चार्ज वाला सिस्टम है ट्राइंगल, ए बी माइनस क्यू, ए बी माइनस क्यू और ए बी माइनस क्यू। ये तीनों साइड्स बच्चों बराबर हैं, ये तीनों साइड्स इसके सेम में बराबर है। ओके, और जाहिर सी बात है क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इस जितने भी वर्टेक्स में ये जो होगा हमारे पास टू आर्म्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स। और दूसरा ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस फिक्स होंगे। और दूसरी चीज ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, हर एक वर्टेक्स का जो एंगल है, ये वर्टेक्स की ये जो एंगल बना है यहाँ पर टू आर्म्स के बीच में, ये एंगल होगा हर केस में ये भी 60 होगा और ये भी 60 है और ये भी 60 होगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से ये कहा है कि इस सिस्टम के सेंट्रॉइड पर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर, ओके, ये ओ सेंट्रॉइड बना दिया मैंने यहाँ पे वो बना हुआ है, पहले से मेंशन है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। जैसे यहाँ पर मैं एक और चार्ज ला करके रख दूं इस तरीके से, सेंट्रॉइड पर एक क्यू चार्ज रख दिया मैंने। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे ये बताइए यहाँ पर इस केस में कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स, इस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, कभी कभी यहाँ पे भी पूछता है, यहाँ पर भी पूछता है, ठीक है। तो पहले हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को, है ना, और फिर समझते हैं इसको धीरे धीरे, तो हम उन क्वेश्चन पे भी आगे बढ़ पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें 2-3 बातें पता होना चाहिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, है ना, ये चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे वो ये वाला कंसीडर कर ले, चाहे आप ये वाला कंसीडर कर ले, सेंट्रॉइड से बच्चों उसके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस बच्चों सेम होता है, फिक्स होता है, और वो तीनों के लिए फिक्स वैल्यू होती है। मान लीजिए इसके लिए अगर वैल्यू x आती है तो इसके लिए भी x आएगी और इसके लिए भी बच्चों वो वैल्यू x ही रहेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस एक वैल्यू होगी और वो वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी, तीनों वर्टिसेस के लिए सेम होगी। अब बात आती है कि उस वैल्यू को मैं निकालूं कैसे। बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, भैया उस वैल्यू को कैसे निकालें। ठीक है, तो उस वैल्यू को भी हम लोग निकालेंगे अभी। तो पहले हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, वी नो दैट the distance of centroid to each vertex of equilateral triangle is same। ये डिस्टेंस मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है O से A तक का डिस्टेंस, O से A तक की वैल्यू बराबर होगी O से B तक की वैल्यू के, बराबर होगी O से C तक की वैल्यू के। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, इस वैल्यू को मुझे निकालना है, तो ये वैल्यू होगी क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन है। तो इस वैल्यू को निकालना बहुत आसान है। मैथमेटिक्स कई तरीके से अप्लाई की जा सकती है यहाँ पे, लेकिन सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपल तरीका होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए वो क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली यहां से O से सेंट्रॉइड से बेस वाली लाइन की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। समझिएगा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया M, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस साइड को। तो बच्चों ये हो गई a/2 और ये भी हो गई a/2। किसी को कोई दिक्कत? फिर समझ लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों ये साइड और ये साइड बराबर है। अब कितनी है वो भी तो पता हो, मैंने लिख दिया यहाँ पर ये चीज, अब कितनी होगी तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। देखिए अब क्या करना है, अब बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये वाला आधा एंगल कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इन दो साइड के बीच में एंगल 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हाफ। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हो जाएगा आपके पास 30, हाफ। ओके, अब ये देखिए ध्यान से, अब आपने यहां से ये जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस साइड के लिए, ये परपेंडिकुलर M, OM इज द परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा, तो ये पूरा A था तो ये a/2 हो गया और ये a/2 है और ये एंगल 30 है। अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, इन ट्रायंगल OMQ, इन ट्रायंगल OMQ में बताइए बच्चों, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही तो होती है।
हाइपोटेन्यूज निकालना है, एंगल दे रखा है, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बताओ बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है? तो आपका आंसर है सिंपली cos देता है। सो देयरफॉर cos और एंगल कितना है बेटा? इस वाले केस में एंगल कितना है? एंगल है cos 30 डिग्री। cos 30 इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू कितनी है? qm, देखिए जरा, सॉरी bm बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बच्चों? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है OB। बहुत ध्यान से देखिए इसे, OB। तो यहां से बच्चों OB की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो OB तो मुझे निकालना है, क्योंकि अगर OB पता चल जाएगा तो ये भी वही होगा और ये भी वही होगा। तो यहां पर OB की जो वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से OB की वैल्यू आएगी मेरे पास bm अपॉन cos 30। सही है। अब bm की वैल्यू क्या होगी जरा बताइए जल्दी से हमें। bm की वैल्यू क्या है? bm की वैल्यू है a अपॉन 2, है ना। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। सही है। तो यहां से ना देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a/√3 यूनिट्स। बहुत सिंपली हम लोगों ने यार बच्चों ये साइड निकाल ली। एक बार ये साइड आ गई तो फिर आपका काम बहुत आसान हो गया। बस इस चीज को ध्यान रखिए अच्छे से कि भाई ये साइड क्या थी, ये साइड समझना बहुत जरूरी है। तो ये आया बच्चों a/√3, ये भी आ गया a/√3 और ये भी आ गया a/√3। बहुत सिंपली हम लोगों ने तो कितना है a/√3, ठीक है, यूनिट्स। अब हम आसानी से प्रोसीड करने वाले हैं आगे और सिंपली इसे हम समझ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था इसका। यहां तक बच्चों आपको एक नंबर मिल जाता है अगर आप ये लिख देते हैं। मैं थोड़ा सा और आगे बताता हूं इसमें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। याद रखना है कितना है a/√3। देख लीजिए इसे। अब मुझे फटाफट से ये बता दीजिए इस वाले चार्ज पर, इस वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा। सो वो होगा, लिख देता हूं मैं, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो स्मॉल q चार्ज है वो पॉइंट पे रखा हुआ, सेंट्रॉइड पे रखा हुआ, उस पे कितना फोर्स लगेगा। तो वो सिंपली होगा फोर्स ऑन O ड्यू टू A, उसकी वैल्यू होगी सिंपली K टाइम्स Q अपॉन, बच्चों डिस्टेंस क्या निकाला हम लोगों ने? a/√3 का स्क्वायर। और बच्चों डायरेक्शन क्या होगी जरा जल्दी से बताइए। ये वाला चार्ज इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा। देखिए यहां पे हमें चार्ज का साइन नहीं कंसीडर करते, सिर्फ वैल्यू कंसीडर करते हैं, सिर्फ वैल्यू। ओके, सो बताइए ये वाला फोर्स, जब इस पे फोर्स लगे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर जाएगा वाला चार्ज? इसकी तरफ जाएगा। क्यों जाएगा इसकी तरफ? क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो ये डायरेक्शन किसकी हो गई बच्चों? ये डायरेक्शन हो गई, ध्यान से देखिए, ये वाली डायरेक्शन हो गई फोर्स ऑन O ड्यू टू A। देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ हुई वाली फोर्स ऑन O ड्यू टू A। तो इसे लिख दूंगा मैं अलोंग O से A की तरफ। बहुत ध्यान से देखिए। फिर न्यूटन। ऐसे ही जल्दी से मुझे आप बताइए इस पे फोर्स, इसकी वजह से क्या होगा? सो फोर्स ऑन O ड्यू टू B वो होगा सिंपली K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है? सिंपली वही दोबारा से a/√3। बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है कि डिस्टेंस कैसे निकालें और इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज यहां नहीं करनी है। आपको आसानी से समझ में आ चुका है करते कैसे हैं, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करिए और आगे बढ़िए। a/√3 का स्क्वायर, ओके, अलोंग डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अब इस पे चार्ज पे फोर्स लगेगा, इसकी वजह से तो ये चार्ज किधर जाएगा? इसकी तरफ, ऐसा इस तरीके से इसकी तरफ। तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये डायरेक्शन क्या होगी? O से B की तरफ, अलोंग OB, न्यूटन। ऐसे जल्दी से मुझे बताइए इस वाले चार्ज पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो FOC की जो वैल्यू होगी K टाइम्स Q अपॉन a/√3 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? Q अपॉन a/√3 का स्क्वायर। और जल्दी से मुझे बताइए डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग, तो वो डायरेक्शन होगी अलोंग O से C की तरफ, क्योंकि ये भी नेगेटिव है बच्चों।
तो ये ऐसा FOC, FOC इस तरफ OC न्यूटन। अब ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास तीनों फोर्सेस आ गए, OA आ गया, OB आ गया और OC आ गया, तीनों इस तरीके से हैं। और ये तीनों कंडीशन मैंने बना दी है। बच्चों याद करिए 11th क्लास की नॉलेज से, ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तीनों फोर्सेस एक पॉइंट पे लगे हुए हैं। और तीनों फोर्सेस की वैल्यू देखिए, तीनों फोर्सेस की वैल्यू भी सेम है। बच्चों ये फोर्सेस को एक नाम दिया जाता है, याद करिए, इस फोर्स को नाम दिया जाता है। क्या है इस फोर्स का नाम? आपको यहां तक तो 2 नंबर मिल जाएंगे, एक नंबर आपकी एक एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है 11th क्लास की, क्या इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं जो सेम पॉइंट पे लगते हैं, उनकी वैल्यू सेम होती है। इन फोर्सेस का नाम है बच्चों कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो एक पॉइंट पे लगते हैं और उन सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम होती है। और इनसे रिजल्ट क्या बनता है? जब एक पॉइंट पे कॉनकरेंट फोर्सेस वर्क करते हैं तो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 होती है, उस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद? इतना लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आखिरी स्टेप लिखते हैं, उसका आपको एक नंबर और मिलेगा और 3 मार्क्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन है। तो आगे आपको क्या लिखना है रिजल्ट इसके बाद? फिर आपको लिखना है एज FOA, FOB and FOC are acting on same point and have same value, so they are concurrent forces, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, so they are concurrent forces। अगर ये concurrent forces हैं, therefore their net resultant is 0। तो इनका नेट रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बच्चों? 0। ये था हमारा ये वाला सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बोर्ड पर्पस के लिए। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। इसमें नेट फोर्स के में पूछा जाएगा, आप बताएंगे इसमें नेट फोर्स कितना है? 0। सो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। इसमें इतना ही है।